गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए। किसके लिए है? बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट रहेगा जूलॉजी यानी एंडोक्राइनोलॉजी और टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। उसका पार्ट नंबर 9 आज हम पढ़ेंगे और पार्ट नंबर 9 के अंदर आज का जो हमारा न्यू जो टॉपिक है वो रहेगा थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि। अब देखिएगा, थायराइड जो ग्रंथि होती है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो थायराइड जो ग्रंथि होती है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि की खोज सबसे पहले थॉमस वॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। थॉमस वॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, थायराइड जो ग्रंथि होती है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसकी खोज सबसे पहले थॉमस वॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब देखिएगा, जो थायराइड जो ग्रंथि होती है आप सभी जानते हो कि ये हमारी क्या है, श्वास नली होती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है वो श्वास नली के दोनों ओर क्या होती है, उपस्थित होती है। अब देखिएगा, थायराइड ग्रंथि होती है वो दो लोब यानी दो पालियों से मिलकर बनी होती है, एक इधर वाली एक इधर वाली, यानी थायराइड ग्रंथि कुल दो पालियों से मिलकर बनी होती है। इसकी जो दोनों पालियां होती है एक संकरी कनेक्टिव के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, यानी एक संकरी संयोजक पट्टी के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, इस्थमस कहा जाता है। अब देखिएगा, जो थायराइड जो ग्रंथि होती है वो छोटे छोटे फॉलिकल से मिलकर बनी होती है। थायराइड ग्रंथि की जो प्रत्येक लोब है वो छोटे छोटे फॉलिकल से मिलकर बनी होती है। इन फॉलिकल्स के द्वारा हार्मोनों का क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है। अब देखिएगा, थायराइड ग्रंथि की जो दोनों पालियां हैं उसके अंदर दसी भी क्या पाई जाती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। और जो थायराइड ग्लैंड की दोनों पालियां हैं वो किसके चारों ओर है, श्वास नली यानी ट्रेकिया के चारों ओर। ट्रेकिया के अंदर इस प्रकार उपास्थि के बने हुए सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो कि इस ट्रेकिया को क्या करते हैं, पिचकने से बचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से थायराइड जो ग्रंथि होती है उसका अगर आकार की बात करें या इसके परिमाण की बात करें तो उम्र, प्रजनन अवस्था या प्रजनन प्रावस्था, इसके अलावा आवास और भोजन पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी इसका जो परिमाण होता है वो उम्र, प्रजनन प्रावस्था या प्रजनन अवस्था और इसके अलावा आवास और भोजन पे क्या करता है, डिपेंड करता है यानी निर्भर करता है। तो ये थी इसकी पोजीशन, यानी ये किस प्रकार से उपस्थित होती है और इसकी जो दो लोब होती है यानी दोनों पालियां किस प्रकार से आपस में जुड़ी हुई रहती है। आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। यानी अपन ने अभी पढ़ा था कि थायराइड जो ग्रंथि होती है वो दो लोब यानी दो पालियों से मिलकर बनी होती है। अब दोनों पालियों के अंदर क्या होते हैं, इस प्रकार से फॉलिकल्स पाए जाते हैं। अब अपन ये फॉलिकल्स किस प्रकार से दिखाई देंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर
उसका अपन कंप्लीटली क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हमारा अगला जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, थायराइड ग्रंथि की आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना का अपन डायग्राम बनाएंगे। आगे हम पढ़ रहे हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड या हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड या हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, हमारा जो अगला जो पॉइंट रहेगा वो क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड या हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है किसकी, थायराइड ग्लैंड की। इस प्रकार से इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को अपन बनाएंगे। इसमें जेली के समान जो फोलिकल्स होते हैं उसमें जेली के समान ये क्या भरा है, आइडोथायरोग्लोब्यूलिन। इस प्रकार से इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को अपन बनाएंगे। ये आपको इस प्रकार से कंप्लीट करनी है। ठीक है,
इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इस प्रकार से इसमें क्या है, कनेक्टिव टिश्यू बना रहता है। इस पॉइंट को थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। ये क्या है, फॉलिकल्स। फॉलिकल्स। इधर ये क्या है, सी सेल। सी सेल। इनमें क्या भरा है, आइडो, थायरो, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। और आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो किसका है, आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो किसका है, हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये जो आपके सामने डायग्राम है वो किसका है, हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। आप सभी जानते हो कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो अनेक छोटे छोटे फॉलिकल्स से मिलकर बनी होती है। थायराइड जो ग्लैंड होती है वो अनेक छोटे छोटे फॉलिकल्स से मिलकर बनी होती है। अब देखिएगा, ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो ढीले संयोजी ऊतक के अंदर उपस्थित रहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। अब देखिएगा, इस संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपन को कहीं कहीं कोशिकाओं के गुच्छे दिखाई देते हैं। इन कोशिकाओं के जो गुच्छे होते हैं उनको सी सेल कहा जाता है। इन सी सेल के द्वारा केलिस्टोनिन
हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। यह थायरोकेलिस्टोनिन जो हार्मोन होता है वो ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, जो कैल्शियम होता है वो यूरिन के साथ उत्सर्जित होने लग जाता है और इस प्रकार ब्लड में कैल्शियम की कमी होने के कारण जो अस्थियों का जो कैल्शियम होता है वो निकलकर ब्लड के अंदर आ जाता है, जिसके कारण हड्डियां क्या हो जाती है, वीक यानी कमजोर हो जाती है। अब देखिएगा इस फॉलिकल्स के अंदर एक जेली के समान येलो कलर का कोलाइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, कोलाइड भरा रहता है। इस कोलाइड को आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहा जाता है। इस कोलाइड को क्या बोलते हैं, आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहा जाता है। यह एक प्रकार की क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। एक प्रकार की क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। थायराइड ग्रंथि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ग्रंथि होती है वो अधिक मात्रा में आयोडीन को क्या कर सकती है, संग्रह कर सकती है। आयोडीन को क्या कर सकती है, अधिक मात्रा में संग्रह या अधिक मात्रा में आयोडीन को संग्रहित कर सकती है। आगे हम बात करते हैं, इसी के साथ इसकी हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि के हार्मोन। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन। थायराइड ग्रंथि के हार्मोन। थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स की अपन बात करें तो इसके मुख्य रूप से दो हार्मोन होते हैं। इसके अलावा सी सेल्स के द्वारा थायरोकेलेस्टोनिन का विस्तारण किया जाता है। फर्स्ट है T3 ट्राई आयोडो थायरोनिन, सेकंड है T4 जिसको बोलते हैं टेट्रा आयोडो थायरोनिन या थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन बोला जाता है। थर्ड जो इसका हार्मोन रहेगा वो होगा थायरोकेलिस्टोनिन, थायरोकेलिस्टोनिन हार्मोन। तो हम बात कर रहे हैं हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि के हॉर्मोन्स की। तो थायराइड जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा मुख्य रूप से 3 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। फर्स्ट है T3 जिसको क्या बोलते हैं, ट्राईआयोडोथायरोनिन बोला जाता है। सेकंड है T4 जिसको टेट्राआयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। और थर्ड है वो क्या है, थायरोकेलिस्टोनिन हार्मोन। अब हम इनको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनका संश्लेषण होता है और किस प्रकार से ये काम करते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके जो 3 हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है उसकी। तो T3 की अपन बात करें तो T3 होता है उसकी फुल फॉर्म या
इसका मेन नाम क्या होता है, ट्राईआइडोथायरोनिन। अब देखिएगा जो T3 होता है वो कुल हार्मोन का 10% भाग बनाता है। T3 होता है वो कुल हार्मोन का कितना परसेंट भाग बनाता है, 10% भाग बनाता है। बट यह T4 की तुलना में क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसी कारण T4 होता है वो टिश्यूज में पहुंचने के बाद, किसके अंदर, टिश्यूज में पहुंचने के बाद T3 के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कौन, T4 टिश्यू में पहुंचने के बाद T3 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, आपको बताई दिया T3 कुल हार्मोन का 10% भाग बनाता है, बट ये T4 की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है। इसी कारण T4 होता है वो टिश्यूज में पहुंचने के पश्चात T3 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं T4 यानी टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन हार्मोन की। तो ये कुल हार्मोन का 65 से 90% भाग बनाता है। कौन, थायरोक्सिन या टेट्राआइडोथायरोनिन। बट यह T3 की तुलना में क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। आगे हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे कि किस प्रकार से ये अपना प्रभाव निम्न अंगों पर या जंतुओं पर किस प्रकार से दर्शाते हैं। थर्ड जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, थायरोकेलिस्टोनिन, या फिर आप केलिस्टोनिन भी लिख सकते हो, केलिस्टोनिन। अब देखिएगा थायरोकेलिस्टोनिन जो हार्मोन होता है वो सी सेल के द्वारा क्या किया जाता है, स्रावित किया जाता है। केलिस्टोनिन जो हार्मोन होता है या थायरोकेलिस्टोनिन हार्मोन होता है वो सी सेल के द्वारा स्रावित किया जाता है। अब देखिएगा ये थायरोकेलिस्टोनिन या केलिस्टोनिन जो हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। यानी कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसको हमारी बॉडी में नियंत्रित बनाए रखता है। यदि केलिस्टोनिन हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए तो कैल्शियम होता है वो यूरिन के साथ उत्सर्जित होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है और जिसके कारण हड्डियों से कैल्शियम निकल करके किसमें आ जाता है, ब्लड के अंदर आ जाता है, जिसके कारण हड्डियों के अंदर कैल्शियम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब देखिएगा जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसको सबसे पहले केंडाल नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टलीय अवस्था के अंदर प्राप्त किया था। जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसको इसी केंडाल नामक वैज्ञानिक ने किस रूप में प्राप्त किया था, क्रिस्टलीय रूप के अंदर क्या किया था, इसको प्राप्त किया था। परंतु इसकी आणविक संरचना का अध्ययन किया था बार्जर नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, बार्जर नामक वैज्ञानिक ने। आगे हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। थायराइड हॉर्मोन्स के कार्य क्या क्या होते हैं। आगे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन, फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के कार्य। फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन के कार्य। तो सबसे पहला इफेक्ट देखिए
इफेक्ट ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी थायराइड हॉर्मोन्स होता है वो किस किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है या फिर किस प्रकार किस कार्य को प्रभावित करता है। तो पहला थायराइड हार्मोन का फंक्शंस क्या रहेगा, इफेक्ट ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या होगा, इफेक्ट ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म यानी विटामिन उपापचय पर प्रभाव, विटामिन उपापचय पर प्रभाव। विटामिन उपापचय पर प्रभाव की अपन बात करें तो जो थायराइड जो हार्मोन होता है वो लीवर में उपस्थित कीरेटिन को विटामिन ए में चेंज करने का क्या करता है, कार्य करता है। अब देखिएगा कि थायराइड जो हार्मोन होता है इसकी उपस्थिति के कारण लीवर में उपस्थित कीरेटिन विटामिन ए के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बाय द वे इस थायराइड हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए या फिर इस थायराइड हार्मोन का स्रावन क्या हो जाए, बंद हो जाए। कहने का मीन ये है कि थायराइड हार्मोन की अनुपस्थिति के अंदर जो लीवर में उपस्थित कीरेटिन होती है वो विटामिन ए में चेंज नहीं हो पाती, जिसके अंदर लीवर के अंदर कीरेटिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको कीरेटीमिया कहा जाता है, जिसको केरोटीमिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं, केरोटीमिया बोला जाता है। किसको, थायराइड हार्मोन की अनुपस्थिति के अंदर लीवर के अंदर कीरेटिन की मात्रा बढ़ना ही क्या कहलाता है, केरोटीमिया कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।